तो चलिए भारतीय राजव्यवस्था का एक तेज रिवीजन करते हैं। ये खास तौर पर यूपीएससी की तैयारी के अंतिम दौर के लिए बनाया गया है ताकि सभी जरूरी कॉन्सेप्ट्स फटाफट रिवाइज हो जाएं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और अपनी तैयारी को परखते हैं एक प्रीलिम्स स्टाइल सवाल के साथ। जरा इस पर गौर कीजिए, इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा सही है। तो आज हम सबसे पहले समझेंगे संघ की कार्यपालिका को, मतलब उसकी शक्तियां क्या हैं और उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं। तो सबसे बड़ा और सबसे जरूरी फर्क क्या है इन दोनों में? देखिए, प्रेसिडेंट जो हैं वो हैं देश के नाम मात्र के प्रमुख, है ना, लेकिन असली ताकत मतलब जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर है वो होती है प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट के पास। अच्छा, अब यहाँ पर विवेकाधीन शक्तियों यानी डिस्क्रेशनरी पावर्स पर खास ध्यान देना होगा। क्यों? क्योंकि यहीं से बनते हैं सबसे ट्रिकी एनालिटिकल सवाल, जैसे कि अगर किसी पार्टी को बहुमत ना मिले तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा, या फिर अगर सरकार विश्वास मत खो दे तो क्या लोकसभा भंग कर देनी चाहिए। ये सारे फैसले राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करते हैं। और ये टेबल, ये तो रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। मेंस में आंसर स्ट्रक्चरिंग के लिए भी ये कमाल का टूल है। एक नज़र में सारे फर्क साफ हो जाते हैं। चलिए, एग्जीक्यूटिव के बाद अब बात करते हैं जुडिशरी की, यानी हमारे संविधान के संरक्षक की। ये समझना बहुत जरूरी है कि समय के साथ इसकी शक्तियों का विकास कैसे हुआ। और जब हम जुडिशरी की बात करते हैं तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन या मूल संरचना के सिद्धांत को समझे बिना बात अधूरी है। सोचिए, ये एक ऐसी लक्ष्मण रेखा है जिसे संसद भी पार नहीं कर सकती। यही वो सिद्धांत है जो हमारे संविधान की आत्मा को बचाता है। और ये देखिए, ये टाइमलाइन, ये पूरी कहानी बताती है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट की शक्ति बढ़ी है। केशवानंद भारती केस से शुरुआत हुई, फिर मिनर्वा मिल्स केस में कहा गया कि जुडिशियल रिव्यू खुद बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, और एसआर बोम्मई केस में तो ये भी तय हो गया कि राष्ट्रपति शासन जैसे बड़े फैसलों की भी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। अब आते हैं एक और बहुत ही हाई यील्ड टॉपिक पर, मतलब ऐसा टॉपिक जिससे प्रीलिम्स और मेंस दोनों में सवाल पक्के हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंचायतों और नगरपालिकाओं की, यानी जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की। और ये नंबर 1/3, इसे बस एक आंकड़ा मत समझिए, ये स्थानीय शासन में सामाजिक न्याय की दिशा में एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी कदम है। महिलाओं के लिए संवैधानिक आरक्षण। और ये रही एक और जबरदस्त कंपैरिजन टेबल, 73वां और 74वां संशोधन, एक रूरल के लिए एक अर्बन के लिए, कौन सा पार्ट, कौन सी अनुसूची, कितने विषय, ये सब सीधे सीधे सवाल बनते हैं। इस टेबल को अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, अब एक ऐसे कानून की बात करते हैं जिसने सही मायनों में आम आदमी के हाथ में ताकत दी है। हम बात कर रहे हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 की। और ये जानना बहुत दिलचस्प है कि आरटीआई एक्ट 2005 में आया, लेकिन इसकी नींव सुप्रीम कोर्ट ने दशकों पहले ही रख दी थी। राजनारायण केस 1975। कोर्ट ने साफ कहा था कि जानने का अधिकार असल में बोलने की आज़ादी, यानी आर्टिकल 1911A का ही एक हिस्सा है। तो ये काम कैसे करता है? बहुत सीधा सा प्रोसेस है। आप एक अर्जी देते हैं और पीआईओ यानी जन सूचना अधिकारी को 30 दिन के अंदर जवाब देना होता है। और अगर मामला किसी की जान या आज़ादी से जुड़ा हो तो ये समय सिर्फ 48 घंटे का होता है। यही डेडलाइंस इस कानून को इतना ताकतवर बनाती हैं। तो चलिए, हमने कॉन्सेप्ट्स देख लिए, टेबल्स भी देख लिए, अब वक्त है अपनी तैयारी को परखने का। एक क्विक रैपिड फायर राउंड के लिए तैयार हो जाइए। पहला सवाल बहुत ही फंडामेंटल, मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिव रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होती है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा या दोनों सदनों के प्रति? सोचिए जरा। और सही जवाब है बी, लोकसभा। ये बात सीधे सीधे आर्टिकल 75(3) में लिखी है। इसी से ये तय होता है कि सरकार जनता के चुने हुए नुमाइंदों के प्रति जवाबदेह है, ना कि सिर्फ राष्ट्रपति के प्रति। अगला सवाल प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर पर है। अगर हंग हाउस की स्थिति हो, मतलब किसी को भी बहुमत न मिले, तो राष्ट्रपति पीएम किसे बनाते हैं? क्या सबसे बड़ी पार्टी के नेता को, या सबसे सीनियर एमपी को, या फिर कुछ और? देखते हैं। सही जवाब है सी। राष्ट्रपति को ये देखना होता है कि कौन सा नेता या गठबंधन सदन में बहुमत का समर्थन जुटा सकता है। यहाँ कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, यही तो उनकी विवेकाधीन शक्ति है। और ये रहा आखिरी सवाल, जजेस की नियुक्ति के लिए जो कोलिजियम सिस्टम है वो कैसे आया? किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से,
या न्यायिक व्याख्या से या फिर 42nd संशोधन से? सही जवाब है बी, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। ये सिस्टम 3 जजेस केसेस के जरिए बना और इवॉल्व हुआ। ये बहुत बड़ी बात है। इससे पता चलता है कि हमारा संविधान सिर्फ संसद में हुए संशोधनों से नहीं बदलता, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की व्याख्याओं से भी विकसित होता है। और आप जाते जाते मेंस की तैयारी के लिए एक सवाल इस पर जरूर सोचिएगा कि जुडिशियल रिव्यू की जो शक्ति है वो आज के समय में जुडिशरी और लेजिस्लेटर के बीच पावर बैलेंस को कैसे प्रभावित करती है। ये एक बहुत ही जरूरी और गतिशील मुद्दा है।